Here I am with the next lecture of new chapter, that is reproduction. Introduction about the reproduction. You are well known about the reproduction, that reproduction is a process by which living organisms produce new individual of their own kind and maintain their existence generation after generation. कि reproduction वो process है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे आइडेंटिकल इंडिविजुअल को जन्म देते हैं और फिर ये जो इस जनरेशन टू जनरेशन की प्रक्रिया चलती रहती है और इसी रिप्रोडक्शन के कारण ही जो कोई भी स्पेशल रेस है या स्पीसीज है वो अर्थ पे बनी हुई है। रिप्रोडक्शन इज़ नॉट इसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि केवल एक ऑर्गेनिज्म जो है वो धरती पे रहेगा, बल्कि पूरी धरती के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट एनिमल सबका जब तक वो रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, न्यू वन फॉर्म होते रहेंगे, तब तक धरती पे लाइफ पॉसिबल है। एंड परपिट्यूएशन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मीन्स जब तक रिप्रोडक्शन हो रहा है तब तक ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो स्पीसीज जा रही है। सो दैट इज़ रिप्रोडक्शन। यू आर वेल नोन अबाउट द रिप्रोडक्शन, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले से ही कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। जब भी एक इंडिविजुअल अपने जैसे ही आइडेंटिकल न्यू इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, ये प्रक्रिया लगातार निरंतर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चलती रहती है, तो इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस यही है कि रिप्रोडक्शन होता रहता है तो धरती पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, स्पीसीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते हैं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस। मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस। एग्जिस्ट मीन्स रहना। ठीक है, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे तभी तो धरती पे एग्जिस्ट करेंगे, वरना गायब हो जाएंगे। Organisms are maintaining the existence on the earth since their origin million years ago because only of reproduction। कि सिर्फ रिप्रोडक्शन ही एक कारण है जिससे कि कोई भी स्पीसीज जब ओरिजिन शुरू हुआ था धरती का, इवोल्यूशन शुरू हुआ था, बनना शुरू हुआ था, वो तब से अभी तक है। अगर सोचिए कि एक जनरेशन में कोई ऑर्गेनिज्म हुआ, फर्स्टली जब इवोल्यूशन शुरू हुआ कि कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, बस वो डेथ हो जाता, वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, अपने जैसे न्यू वन को फॉर्म नहीं करता, तो क्या होता? आज वो वैरायटी नहीं होती, हम भी नहीं होते, हमारा भी क्या हुआ, इवोल्यूशन शुरू हुआ, फिर डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे डेवलप होते गए और आज भी ह्यूमन स्पीसीज, ह्यूमन रेस है। वाई? बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज आर प्रिजर्व बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कारण ही स्पीसीज प्रिजर्व्ड हैं, बचे हुए हैं। अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, देखिए डायनासोर्स हमारे धरती से गायब हो गए, क्यों? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं किए, मर गए सारे के सारे, तो फिर उनका जो एग्जिस्टेंस था वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया, प्रिजर्व नहीं हो पाए। और आपने सुना होगा, आपको 9th में आपने पढ़ा था कि जो नेशनल पार्क्स हैं और सेंचुरीज़ हैं, वहाँ पे जो भी स्पीसीज़ कम है उनको अलग से रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं जिससे वो रिप्रोड्यूस करें और न्यू वन का फॉर्मेशन करें। तो इसी तरह जब स्पीसीज़ को प्रिजर्व करते हैं, बचाने के लिए क्या ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन होता रहे। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल विच आर वेरी सिमिलर टू देमसेल्फ। अगर प्रिजर्व करने का क्या तरीका है कि वो रिप्रोड्यूस करते रहें, अपने जैसे न्यू का फॉर्मेशन करते रहें, और जैसे जैसे वो न्यू का फॉर्मेशन करते रहेंगे स्पीसीज बची रहेगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट इज रोल इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स कि डे बाई डे जो इम्प्रूवमेंट होता है किसी भी रेस में, किसी भी स्पीसीज में, वो इवोल्यूशन है। सम वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड इन द न्यू ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। जैसे कि जब आपने आदि मानव का नाम सुना होगा कि आदि मानव थे जो हमारे एंसेस्टर हैं, तो वो हमारे इतने डेवलप नहीं थे। ठीक है, उनका फेस, उनकी चलने का तरीका, बहुत चीज़ें हमारी जितनी डेवलप नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे ग्रोथ हुआ, विकास हुआ, डेवलप्ड होते गए और इसी डेवलपमेंट के कारण एक नई रेस, एक वेल डेवलप्ड रेस सामने आई।
तो ये क्या है, जैसे रिप्रोडक्शन होगा तभी तो पॉसिबल है कि उनमें कुछ वैरायटी, कुछ नई चेंजिंग आई, फिर वही चेंजिंग न्यू जनरेशन में गया। तो इवोल्यूशन में भी रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। Next is type of reproduction. There are two main methods of reproduction in living organism, that is asexual reproduction and sexual reproduction. दो तरह के reproduction होते हैं, asexual in which only one parent is involved and sexual in which two parents are involved. So let's learn about the asexual reproduction in this lecture and we'll discuss about the sexual reproduction in the next lecture. So let's start the asexual reproduction. Production of offspring by a single parent without the formation and fusion of gametes is called asexual reproduction. Offsprings means new one. Offsprings का formation जब single parent से बिना fusion के, बिना gamete formation के होता है तो उसे asexual reproduction कहते हैं. It means कि जब fusion नहीं हुआ तो दो parents की ज़रूरत नहीं है, gametes का भी formation नहीं होगा तो इसे asexual reproduction कहते हैं. It is a primitive type of reproduction in which offspring is produced by a cell or any vegetative organ of an organism. In this type of reproduction, offspring are genetically identical to their parents. ये इस तरह के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये प्रिमिटिव है, मतलब पहले जब इवोल्यूशन शुरू हुआ, सिंपल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता था, जिसमें ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन या तो सेल से होता है या तो वेजिटेटिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन मीन्स वो ऑर्गन, वेजिटेबल किसे कहते हैं, देखिए किसी का हम रूट खाते हैं, किसी का फ्रूट खाते हैं, किसी की लीव्स खाते हैं, तो जब रूट, स्टेम या लीफ से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, जो न्यूली बॉर्न होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिक जो उनका जेनेटिक है या जीन है वो बिल्कुल पेरेंट्स जैसा होता है, वो होते बिल्कुल पेरेंट्स जैसे ही हैं, बट वो सिर्फ सिंगल पेरेंट से ही बनते हैं। कैसे, ये हम आपको एक एक करके बताते हैं। सो मेनी मेथड्स आर देयर, सो लेट्स लर्न। द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। फिजन मीन्स क्या होता है, टूट जाना। जब कोई चीज़ 1 से 2 में टूट गई या 2 से ज़्यादा में टूट गया और हर एक इंडिविजुअल एक नए प्लांट में या कन्वर्ट हो गया तो उसे क्या कहते हैं, फिजन। याद रखिए, फिजन मीन्स टूटना, ठीक है। बडिंग, जब कोई सर्कुलर बड जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, फिर वो उस मेन प्लांट से अलग होके नए इंडिविजुअल प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे बडिंग कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर एक सर्कुलर ओवल छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, जब इन्हीं स्पोर्स से बहुत सारे नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है तो इसे स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक। ध्यान, नाम से समझने की कोशिश करिए, फिर कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। फ्रेगमेंटेशन मीन्स जब कोई भी चीज़ छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, टुकड़ों में टूट गया और हर एक टुकड़ा नए प्लांट में कन्वर्ट हुआ, सो दैट इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेशन। रीजेनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। रीजेनरेशन, जब कोई चीज़ रीजनरेट कर जाए, मतलब एक बार टूट गई हो और फिर से वहाँ से नया ग्रो कर गया, तो दैट इज़ रीजेनरेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, रूट, स्टेम, फ्लावर, इन सब से जब नए प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया जाता है तो इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फिजन। देखो, फिजन बताया कि जब कोई चीज़ टूट जाती है, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट 2 न्यू इंडिविजुअल। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप। जब भी कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टूट के 2 पार्ट में डिवाइड होता है और वो दोनों एक नए नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे फिजन कहते हैं। फिजन मीन्स टूटना, ठीक है। 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स क्या होता है, बाइनरी मीन्स होता है 2, फिजन मीन्स टूटना, मतलब कि एक सिंगल जो है वो क्या हुआ, 2 पार्ट में देखो टूट गया, ठीक। और ये 2 पार्ट दोनों ही अलग अलग इंडिविजुअल बन गए तो इसे क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज द बाइनरी फिजन। एक जो था
वो पहले देखो थोड़ा सा इसका न्यूक्लियस कंस्ट्रक्ट हुआ और क्रोमेटिन्स कंस्ट्रक्ट हुए, अब ये बीच में सिर्फ 2 हो गए, अब ये भी अलग हो जाएगा और फिर 1 से 2 बन गए, ठीक है। तो दैट इज बाइनरी फिजन, और कुछ हुआ नहीं, सिर्फ टूटे, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस कंस्ट्रक्ट हुआ, क्रोमेटिन कंस्ट्रक्ट हुए और 2 में टूट गए। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एंड लीशमानिया, इनमें ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लीशमानिया प्रोटोजोआ है, ठीक है। सो दीज आर द, आपको पता है कि अमीबा, पैरामीशियम ये सब प्रोटोजोआ है, ऐसे लीशमानिया भी। तो ये सब 1 से 2 में टूट जाते हैं और दोनों अलग अलग इंडिविजुअल में बन जाता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मीन्स बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाना और हर एक टुकड़ा नए प्लांट में कन्वर्ट होना, नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट होना, तो दैट इज मल्टीपल फिजन। वन सेल डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली मीन्स होता है साथ साथ, एक ही साथ, जो एक है, मान लो ये पैरामीशियम 4 या 5 में टूट गया और हर जो ये 4 या 5 पार्ट में टूटा और हर पैरामीशियम इंडिविजुअली नया पैरामीशियम बन गया, तो इसे क्या कहा जाएगा? मल्टीपल फिजन। सो प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैरासाइट होता है। अमीबा इज अनफेवरेबल कंडीशन, अमीबा भी होता है लेकिन अनफेवरेबल। अनफेवरेबल क्या होता है? मतलब वो कंडीशन जो अमीबा के लिए उपयुक्त नहीं है, अच्छी नहीं है, उस कंडीशन में अमीबा भी कैसे मल्टीप्लाई करता है, कैसे न्यू इंडिविजुअल बनाता है? मल्टीपल फिजन से। आई होप इट्स क्लियर टू यू। फिजन मीन्स टूटना, अगर बाइनरी है तो 2 में टूटना, मल्टीपल है तो 2 से ज़्यादा में टूटना। नेक्स्ट इज बडिंग। आप भी देखो फिगर में दिख रहा है, ये देखो एक बल्ब साइज स्ट्रक्चर बना, दैट इज बड। अब यही बड अलग हो गया और दोनों ये नए इंडिविजुअल में देखो एक नए डॉटर ईस्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसे कहते हैं बडिंग। ये है हाइड्रा, आपने पढ़ा है, देखो हाइड्रा है, हाइड्रा में एक बड निकला छोटा सा, ठीक है। अब ये बड इससे अलग हो गया, धीरे धीरे ये बड बड़ा हो जाएगा और अपने पेरेंट हाइड्रा की तरह डॉटर हाइड्रा भी बड़ा हो जाएगा, तो इसे कहते हैं बडिंग। प्रोसेस इन विच एन आउटग्रोथ बड, आउटग्रोथ क्या होता है? जो कि बाहर की ओर निकला हुआ, ठीक है, तो बाहर की ओर निकला है, इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म विच देन डिटैच, डिटैच मीन्स अलग होना, एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, कि पहले वो एक बाहर आउटग्रोथ निकलता है, वो फिर डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और फिर वो बढ़ करके बड़ा होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है, तो क्या होता है? दैट इज नोन एज द बडिंग। एग्जाम्पल इज ईस्ट एंड हाइड्रा, ये देखो ईस्ट और ये है हाइड्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन, ओके। स्पोर आर द माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज विद अ थिक वॉल। देखो स्पोर्स कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, दीज आर द स्पोर्स विच आर माइक्रोस्कोपिक, मीन्स वी आर नॉट एबल टू सी देम विद आवर नेकेड आइज। हमने पढ़ा था 6, 7, 8 में फ्लावर्स में स्पोर्स पाए जाते हैं, फिर इन्हीं स्पोर्स की मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, एक थिक वॉल से ढके होते हैं, लेकिन जब फूट जाते हैं, ये ब्रस्ट हो जाते हैं, तो ये स्पोर्स क्या होते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। और स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम, मतलब ये जो लेयर है जिसके अंदर पाए जाते हैं स्पोरेंजियम कहते हैं, और हर एक स्पोर से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ईच स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, हर एक स्पोर न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। फॉर एग्जाम्पल राइजोपस एंड पेंसिलियम, राइजोपस और पेंसिलियम इसके एग्जाम्पल हैं, जिनमें जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर की सहायता से होता है। इट्स वेरी इजी चैप्टर, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द रिप्रोडक्शन और इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। In this process, an organism break up into 2 or more fragments, and each fragment develop into an adult organism. For example, स्पाइरोगायरा। देखो ये एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोगायरा। अब ये स्पाइरोगायरा जितने ही फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मीन्स होता है टुकड़े, जितने टुकड़ों में टूटा, हर एक टुकड़ा एक नया स्पाइरोगायरा बन गया। तो बाइनरी फिजन में क्या था कि 2 टुकड़ों में टूटता था, फ्रेगमेंट्स में नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटता था, पूरा एक इंडिविजुअल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता था, उसे फिजन कहते थे, बाइनरी फिजन। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, और जितने ही फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों को फ्रेगमेंट्स कहते हैं, जितने ही फ्रेगमेंट्स में टूटा, हर एक फ्रेगमेंट एक नए स्पाइरोगायरा, एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया, दैट इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज regeneration, okay, the process of getting back a full organism from the body part of the parent individual is called regeneration. Regeneration is called out by specialized cell hydra and planaria.
सिर्फ हाइड्रा और प्लेनेरिया में पाया जाता है। जैसे कि हाइड्रा का एक ऑर्गन आप काट दो और फिर अगर हमारा हाथ कट गया तो क्या हमारे अंदर ये पावर है कि हमारा हाथ फिर से ग्रो कर जाएगा? नहीं। लेकिन अगर हाइड्रा और प्लेनेरिया का आप एक पार्ट काट दो तो फिर से वो ग्रोथ करके वो पूरे फुल इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनका वो पार्ट ग्रो कर जाता है। तो इस प्रक्रिया को रीजेनरेशन कहते हैं। तो इस रीजेनरेशन की मदद से भी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दिस इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर वेजिटेटिव पार्ट नेमली रूट, स्टेम एंड लीव्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। अभी आपको बताया कि वेजिटेटिव पार्ट मतलब जो भी हम खाते हैं, तो हम कुछ प्लांट का रूट खाते हैं, कुछ का स्टेम खाते हैं, कुछ के लीव्स खाते हैं। तो जब इन पार्ट्स से हम नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसमें कि किसी और की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उसी पार्ट से नए प्लांट, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपोगेशन हो रहा है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट से ही न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दैट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। Now see, the vegetative propagation is of two types. अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी दो तरह के होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है जो अपने आप नेचर के द्वारा होता है। दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है जिसे हम आर्टिफिशियली किसी एक प्लांट के किसी एक पार्ट से कराते हैं, उसे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो नेचर की सहायता से होता है, मदद से होता है। कैसे होता है? प्लांट्स रिप्रोड्यूस विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग, मीन्स वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, दैट इज नोन एज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बाय लीव्स मीन्स विद द हेल्प ऑफ द लीव्स। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस एडवेंटिजियस buds on their margin, thus bud develop into new plant, for example bryophyllum and kalanchoe। अभी with the help, देखो जैसे लीफ है, पत्ती है, तो आपने देखा है पत्ती में आपको वेन्स बताया था, वेन्स होते हैं ना, पतले पतले मार्जिन बनी होती है, लाइन जैसे खींची होती है। तो हर एक मार्जिन्स पे बड निकलते हैं, छोटे छोटे बड, जैसे अभी आपको बडिंग पढ़ाया, उसी वो बड क्या होते हैं, द बड डेवलप इनटू, हर एक बड एक न्यू प्लांट में, एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्लांट की वैरायटी है ब्रायोफिलम एंड कैलेंचोए, जिसमें लीफ की मदद से होता है। तो हमने तो कोई इसमें हेल्प नहीं की, ये नेचुरली होता है। सो दैट इज नोन एज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और क्योंकि पत्ती से होता है इसलिए बाई लीव्स। नेक्स्ट इज बाई स्टेम। In many plants, underground stem produce aerial shoots annually under favorable condition, for example potato, ginger, onion and grass. In many plants, देखो लिखा underground stem produce, underground जो stem होते हैं, जो ज़मीन के अंदर होते हैं उनके stem, वो aerial shoots, मतलब एरियल मीन्स जो हवा में निकलते हैं, शूट्स जो ऊपर पार्ट है। रूट किसे कहते हैं? जो जड़ जो ज़मीन के नीचे है। शूट किसे कहते हैं? जो ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जिनके स्टेम तो नीचे होते हैं लेकिन उनके शूट ऊपर होते हैं, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में। जैसे पोटैटो, जिंजर, देखो आलू नीचे होता है पर उनके जो स्टेम है वो बाहर होते हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से जब नया प्लांट बनता है तो उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बाई रूट्स, रूट्स प्रोड्यूस बाई एडवेंटियस बड्स विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट। इसमें भी रूट में बड बनते हैं और उस बड से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जिसे स्वीट पोटैटो, फॉर एग्जांपल इज स्वीट पोटैटो। जब रूट की मदद से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाई रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये तीन तो हो गया जब नेचुरली होता है, लेकिन आर्टिफिशियली भी होता है जो हम कराते हैं। To prepare plant with desirable characters, there are of 4 types. Desirable character means ऐसे कोई कैरेक्टर जो हम चाहते हैं कि नए वाले प्लांट में हो, कि जल्दी बीमार ना हो प्लांट्स, उनमें कोई डिजीज़ ना हो। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ ऐसे प्लांट्स को जो हेल्दी हैं उनको अनहेल्दी के साथ जोड़ देते हैं, जिससे कि जो नया इंडिविजुअल हो उनमें दोनों की ही अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑफ 4 टाइप, 4 तरह के होते हैं। पहले तो कटिंग,
ये देखो कटिंग आपने देखा हुआ है, इससे पहले कि मैं रीड करके समझाऊं, यू आर वेल नोन अबाउट द कटिंग, यू हैव सीन द कटिंग इन रोज फ्लावर, आपने देखा है, आप खुद भी किया होगा घरों में. In this method, a small part of plant is cut and buried partially in the moist soil. Then cutting develops root and grow into a new plant. For example, rose, sugarcane, potato and cactus. कि आपने क्या किया, आप सब ने किया होगा या देखा होगा अपने घरों में आसपास कि जब भी रोज़ का, गुलाब का पेड़ लगाना होता है तो हम सिर्फ स्टेम को कट कर लेते हैं और उस स्टेम को किसी मॉइस्ट, जहाँ पे मिट्टी ऐसी हो जो फर्टाइल हो, या गमले में ही हम क्या करते हैं उसे लगा देते हैं पार्शियली. ये नहीं कि जितना काटा है सब डुबो देते हैं, आधा लगा देते हैं. तो जैसे उन्हें एयर वाटर ऑक्सीजन एयर वाटर मिनरल सब मिलते हैं, वो ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो किसकी मदद से हुआ, हमने किया, हमने ही काटा और काट के लगा दिया. ठीक है, तो दैट इज नोन एज द कटिंग. नेक्स्ट इज क्राफ्टिंग. क्राफ्ट में हम क्या करते हैं, हम क्राफ्ट सीखते हैं स्कूल में, तो एक कागज़ काटा, उसे दूसरे पे चिपकाया, फिर नया बनाया. ऐसे प्लांट में भी क्राफ्टिंग होती है. टू प्लांट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज आर जॉइंड टुगेदर सो दैट दे लिव एज वन प्लांट. देखिए, इसका एक कैरेक्टर लिया, दूसरे का लिया, दोनों को बांध दिया. ठीक है, तो जिसको काटते हैं एक को सियॉन कहते हैं, दूसरे को स्कॉन कहते हैं. The plant of which root remain in the soil is called the stalk. ठीक है, जो रूट है जिसमें नया वाला बांधेंगे, तो जो ज़मीन में लगा है उसे स्टॉक कहते हैं. कटिंग पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज क्राफ्टेड ऑन द अदर रूटेड प्लांट इज कॉल्ड सियॉन. और जो इसमें जोड़ दिया, ये तो पहले से लगा हुआ है, स्टॉक है, जो इसमें जोड़ा वो क्या है, सियॉन है. अब दोनों को क्या कर दिया हमने, बांध दिया. अब जो नया प्लांट होगा उनमें इन दोनों की ही अच्छी वाली वैरायटी आएगी. फॉर एग्जांपल मैंगो, एप्पल एंड लेमन. मैंगो, एप्पल और लेमन में हम क्राफ्टिंग के द्वारा न्यू वैरायटी या डिजायर्ड वैरायटी बनाते हैं. नेक्स्ट इज लेयरिंग. ठीक है, लेयरिंग देखो, इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ द प्लांट पेरेंट प्लांट इज बरीड इन द सॉइल. देखो, ये प्लांट जो मेन प्लांट है उसके एक ब्रांच को हमने क्या किया, मिट्टी में बरी कर दिया, मतलब मिट्टी में लगा दिया. देन व्हाट हैपन्स, द पोर्शन ऑफ द ब्रांच विच इज कंटेक्ट विद द सॉइल प्रोड्यूस रूट एंड दिस रूटेड ब्रांच इज कॉल्ड लेयर. अब देखो, ये प्लांट जब मिट्टी में, इसके रूट को हमने, स्टेम को मिट्टी में लगा दिया, तो मिट्टी में से उसको क्या मिला, मिट्टी में से उसको मिला मिनरल, वाटर और यहाँ फर्म होने की जगह. तो इनमें भी रूट का डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे ये प्लांट इन पे मिट्टी की एक लेयर हो गई. तो इस प्लांट स्टेम को, प्लांट के सिस्टम को क्या कहेंगे, लेयर. और ये प्लांट धीरे धीरे मेन प्लांट से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग. जब हमने स्टेम को, बड़े पेड़ के किसी स्टेम को मिट्टी में लगा दिया और जब वो स्टेम में रूट्स ग्रो करने लगे, प्लांट बड़ा होने लगा, तो वो मेन प्लांट से अलग हो जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग. तो ये आर्टिफिशियल मेथड है क्योंकि अपने मन से तो होता नहीं, हम करते हैं. लेयर इज देन डिटैच. डिटैच मीन्स अलग होना. ये आपको दिख रहा है मार्कर जहाँ हम ले जा रहे हैं कि ये मेन प्लांट सिस्टम को हमने मिट्टी में लगाया. अब इससे ये जैसे ही बड़ा होने लगता है डिटैच हो जाता है. डिटैच मीन्स अलग हो जाता है और इस प्लांट से एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है. लेयर इज देन डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड एक्ट एज अ न्यू प्लांट. फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन एंड हिबिस्कस. जैस्मिन के प्लांट और हिबिस्कस में जो गुड़हल है उसमें ऐसा होता है. नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपोगेशन. माइक्रो मीन्स बहुत छोटे, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं. टिश्यू कल्चर मीन्स कि cells or tissue which is isolated from the growing tip of plant called explant. सेल या टिश्यू जो कि हमने आइसोलेट किया है ग्रोइंग प्लांट के टिप से. ये देखिए, ये एक प्लांट है, इसका ऊपर वाला पार्ट ग्रोइंग पार्ट है. ठीक है, तो इसके टिप से हमने कुछ सेल्स को अलग कर लिया. आइसोलेट मीन्स अलग करना. जिसका हमें, मान लो हम चाहते हैं कि ये प्लांट कम है हमारे नेचर में और इन प्लांट्स में इंसेक्ट जल्दी लग जाते हैं, ये ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं. तो इनके ग्रोइंग टिप में से क्या करेंगे, प्लांट का ग्रोइंग टिप, ये अपर पार्ट है, यहाँ से कुछ सेल को ले लेते हैं. द एक्स प्लांट, और जिससे लिया उसे एक्स प्लांट कहते हैं. डेवलप्स इनटू अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ द सेल कॉल्ड कैलस इन द प्रॉपर कल्चर मीडियम. और इस
कैलस को हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं. The callus is transferred to another medium containing hormones for growth and differentiation that forms plantlet. अब इस कैलस को मतलब जो हमने टिप पे से टिश्यू कलेक्ट किए थे उनको आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं, इन्हें कैलस कहते हैं. और इन्हें हम हर वो चीज़ देते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एक ऐसा मीडियम जो इनको ज़रूरत है जिससे ये अच्छे से ग्रो करते हैं. ठीक है, तो फिर ये नए प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. देखो ये प्लांटलेट में हमने लिए थे टिश्यू को हमने दिया आर्टिफिशियल मीडियम, जो भी इसको ज़रूरत है, कैलस कहलाता है ये. अब ये छोटे से पौधे में कन्वर्ट हो गया जिसे क्या कहते हैं, प्लांटलेट. अब ये क्या ऐसा है, ये इस प्लांट से बहुत ही हेल्दी है. ठीक है, रेजिस्ट है. और हमने टिश्यू लिया था, बहुत छोटे थे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, इसीलिए इसे माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं. अब ये टिश्यू से क्या बन गया, छोटा सा पौधा, प्लांटलेट बन गया. The plantlet are transplanted into pot or soil to form mature plant. अब इस प्लांटलेट को, ठीक है, अब इस प्लांटलेट को या तो हम गमले में लगाते हैं या मिट्टी में लगाते हैं, जिससे कि नया प्लांट बनता है. जो नया प्लांट बनता है वो पहले वाले प्लांट से ज़्यादा अच्छा होता है. दिस टेक्निक इज़ नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन. इसे क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन. हम इसमें जो भी चेंजेस, डिजरेबल चेंज चाहते थे कि ये प्लांट जल्दी इन पे इंसेक्ट का अटैक हो जाता है या ये जल्दी इनको डिजीज़ हो जाता है, तो हमने आर्टिफिशियल मीडियम में, या इनका ग्रोथ स्लो होता है तो हमने आर्टिफिशियल मीडियम में कैलस को वो सब कुछ प्रोवाइड कराया, जिससे जो नया प्लांटलेट बना उनमें अब पहले वाली कोई भी कमी नहीं है. ठीक, तो पहले से ज़्यादा हेल्दियर है, ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे, ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, प्रोडक्शन अच्छा होगा. तो इस टेक्निक को कहते हैं टिश्यू कल्चर. टिश्यू मीन्स पहले हमने टिश्यू कलेक्ट की, कल्चर मीन्स आर्टिफिशियल मीडियम में इनकी देख रेख करना और फिर नए प्लांट्स इनसे बनने देना. इसे ही कहते हैं टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन. फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड्स एंड क्रिस्थैंशियम. ऑर्किड्स और क्रिस्थैंशियम को इस मेथड से ग्रो कराया जाता है. नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर दिस लेक्चर इज एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. कि क्यों कराते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर. इट इज़ अ रैपिड, चीप एंड ईजी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट. ये बहुत तेज़ी से होता है, एक तो सस्ता होता है, ईजी होता है, और जिससे मल्टीप्लिकेशन, प्लांट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है. इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिजीज़ फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड. जो नए प्लांट होते हैं वो डिजीज़ फ्री होते हैं. क्यों? क्योंकि हमने उन्हें आर्टिफिशियल मीडियम में वो सब कुछ प्रोवाइड कराया है जिससे कि वो जल्दी बीमार ना हो, जल्दी उनमें कोई भी बीमारी ना डेवलप कर पाए. सुपीरियर क्वालिटी फ्रूट्स और फ्लावर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्राफ्टिंग. जब भी हम क्राफ्टिंग करते हैं तो हमने क्या किया, दो प्लांट्स की अच्छी वैरायटी को जोड़ दिया, तो जो नई वैरायटी बनती है वो कैसी होती है, सुपीरियर होती है, पहले से बहुत ही अच्छी होती है. जेनेटिकली आइडेंटिकल पार्ट्स आर प्रोड्यूस. और जो नए पार्ट्स बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब उन दोनों ही पार्ट जो हमने जोड़े थे, क्या जोड़ा था, स्टॉक एंड सियॉन, दोनों के ही गुण उसमें आते हैं. ऐसा नहीं कि कुछ नया ऐसा बन गया जो पहचान में नहीं आता. तो उनके जो जेनेटिक जीन है वो भी सेम होते हैं. तो दीज आर सम एडवांटेजेस. ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसके कारण जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते हैं. सो इट्स एनफ फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. Plants raised by vegetative propagation can bear flower and fruits earlier than those produced from seeds. जो नए प्लांट बनते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, इनमें फ्लावर और फ्रूट जो होते हैं वो पहले से ज़्यादा होते हैं और पहले से ज़्यादा अच्छे होते हैं. सो दीज ऑल आर एडवांटेज. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर. हम नेक्स्ट लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. आई होप फास्ट नहीं हुआ होगा, क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा. So it's enough for this lecture.